इसलिए कानून हमें बहुत हद तक मदद नहीं करेंगे। कानून के बजाय गांधी के आत्म अनुशासन की ओर हम लौटें। और बुद्ध ने जो कहा आत्मदीपो भव, और हमारे अनेक स्पीकर्स ने सुझाव दिए कि कैसे हम अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें, कैसे चीजों को आगे ले जाएं। मैं अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय स्पीकर ने बड़ी चिंता के साथ, बड़े सरोकार के साथ कहा, यह सवाल उठाया कि पड़ोस का एक मुल्क बड़ा ताकतवर हो गया, उसकी आर्थिक ताकत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश से कितने लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, कितनी पूंजी बाहर जाती है, ये आजादी के 75 वर्षों बाद की स्थिति है। मुझे याद आया, उस मुल्क ने 77-78 से अपने को बदलना शुरू किया इस नारे और संकल्प के साथ कि हमारी प्रगति की आहट दुनिया को मिले, हम कर्म में विश्वास करें। मुझे लगता है कि हमारी विधायिका अब जिस रूप में हम लोगों ने ये परामर्श किया, ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए, जयपुर में पुनः एक इतिहास बना कि हम वो काम करना शुरू करें। विधायिका में ऐसे सवालों को जो आज देश और समाज के सामने है, अगर पूर्ण रूप से हम डिस्कस करें तो शायद 77-78 में जब उस मुल्क ने टर्न लेना शुरू किया था, ये काम हमने किया होता तो आज ये सवाल शायद हमारे सामने नहीं होता। प्रगति और विकास साधना है, अनवरत कर्म है, यह रातों रात घटने वाली शॉर्टकट घटना नहीं है। जो हमारे माननीय पीठाधीशीन अधिकारियों ने कहा कि गंभीर चर्चा और बहस का माहौल बने, हम होमवर्क करके आए, हम यह महत्व, ताकत और क्षमता अगर विधायिका की समझेंगे तो जरूर माहौल बनेगा। और आज पुनः दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम हेल्थ और एजुकेशन में भारत में वो काम हो सकता है जो पूंजी के अभाव में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। वी एक्नॉलेज टुडे दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बीइंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेज even within India today, and changes in technology have influenced almost every sector including critical areas of health, education and other public welfare measures. अगर डिजिटल इंटरवेंशन से हेल्थ केयर अब बच्चों के पैदा लेते ही बताता है कि आने वाले अपनी उम्र में किस किस बीमारी से ग्रसित होंगे, जहां इस किस्म के विकास का माहौल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिकेड में बना है, अगर उन चीजों को हम तेजी से अपना सके तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये कैसे अपनाया जा सकता है? जब हम इन सवालों पर विधायिका में चर्चा शुरू करें, विधायिका के माध्यम से समाधान ढूंढें कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है और हम कैसे कदम ताल मिलाकर उससे तो और तेजी से आगे बढ़ें, ताकि पीछे की जो हमारी रुकी हुई गाड़ी है वो तेजी से आगे निकल सके। जयपुर में जब हम यह चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज से 25 वर्षों बाद, यानी 47 में, जब हमारी नई पीढ़ी या हमारे नए पीठासीन अधिकारी बैठेंगे और आत्मावलोकन करेंगे तो कहेंगे कि जयपुर के अधिवेशन में ये तय किया था विधायिका के हमारे माननीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कि हम बैठेंगे, अपने समय के सवालों को गहराई से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, होमवर्क करके तैयारी करके आएंगे। जो संकल्प, जो बातें हम लोगों ने यहाँ कही वो सिर्फ वाणी में न रहे, अनुभव स्तर पर सिमटें, हमारे कर्म और व्यवहार में उतरें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्या देन होगी इस हमारे 2 दिन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन की, और इस पर लगातार सबने स्वीकार किया। माननीय जोशी जी ने बहुत प्रभावी ढंग से कहा कि कैसे प्रभावी विधायिका हम बनाएं, उसमें आधा काम हम कर सकते हैं, आधा व्यवस्था बाद में जो करनी है वो करे, पर हम अपनी शुरुआत तो करें। कम से कम एक महत्वपूर्ण संदेश यहाँ से निकला। मैं महसूस करता हूँ कि इस ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक जो चर्चा हुई है वो आने वाले 25 वर्षों बाद एक नए देश, नई विधायिका, नई व्यवस्था को जन्म देगी। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी का, राजस्थान सरकार का, यहाँ के विधानसभा के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था रखी। और अतिथि पधारो मोरे देश, वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सचमुच व्यवहार में किस तरह से श्रेष्ठ दिखाई देता हो, राजस्थान प्रेरित करता है। मैं सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। और अपनी कई योजनाओं और कोविड प्रबंधन से देश में एक इतिहास बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन और मार्गदर्शन के लिए।
माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र साहब, लोकसभा के स्पीकर माननीय ओम बिरला जी, डिप्टी स्पीकर माननीय हरिवंश जी, हमारे अपने विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया जी, उपस्थित तमाम विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, विधान परिषद के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, मेरे मंत्रिमंडल के साथी, विधायकगण, सांसदगण, पूर्व विधायकगण, लोकसभा के तमाम अधिकारीगण, विभिन्न विधानसभाओं, विधान परिषद के सचिवगण, उपस्थित अतिथिगण, मैं सबसे पहले ओम बिरला जी को, डॉक्टर सीपी जोशी जी को और आप सबको जो पीठासीन अधिकारी है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 2 दिवसीय सम्मेलन बहुत ही कामयाबी के साथ में संपन्न किया। 2 दिन में आपने जो विचार विमर्श किए हैं उसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा, ऐसा मेरा मानना है। जब कभी साथ बैठते हैं, विचार विमर्श होता है, तो नए नए विचार अपना आप ही आते हैं, सुझाव आते हैं, उसके आधार पर फैसले भी होते हैं और उसका लाभ सबको मिलता ही मिलता है। उसी का परिणाम है कि डॉक्टर सीपी जोशी जी ने आप सबकी भावनाओं को रिप्रेजेंट किया, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बताया गया लोकसभा के अंदर भी 1964 के अंदर ऐसे ही प्रस्ताव पास करके भेजा गया और सरकार ने उसको मंजूर किया। तो मैं भी सिद्धांत रूप से इस बात को सहमति व्यक्त करता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि विधानसभा से प्रस्ताव आता है तो उस पर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। मेरे ख्याल इतना बहुत है अध्यक्ष जी, बाकी आप निपटा दो। ज्यादा होता ताली बजती, कम है ज्यादा होना चाहिए। तो आप ताली बजाने वाला समझ लो भैया कि आप निश्चिंत रहो, अध्यक्ष जी की बात मैं कभी टालता नहीं हूँ। अब ताली बढ़ गई, अध्यक्ष जी ताली बढ़ गई, और अध्यक्ष जी मेरी बात कभी टालते नहीं। इस मौके पर बाकी तो अभी मिश्रा जी और ओम बिरला जी हमें संबोधित करेंगे, हमें मार्गदर्शन देंगे। इस मौके का मैं फ़ायदा उठाते हुए 2-3 बातें अपनी तरफ से कहना चाहूँगा। राजस्थान ने कुछ नवाचार तो बहुत किए हैं, पर मैं 3 नवाचार की बात आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी हैं, आपका अपना और होता है विधानसभाओं के अंदर, आपकी बात को सरकार को सुनना पड़ता है, चाहे प्रत्यक्ष को या परोक्ष को हो। आप संदेश भी कर सकते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों को। मैंने मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है। एक तो हमने लागू किया चिरंजीव योजना यहाँ पर हेल्थ के लिए, पूरे देश के अंदर ऐसी योजना कहीं नहीं है। एक प्रकार से यूनिवर्सल हेल्थ, राइट टू हेल्थ का हम बिल लेके आए हैं असेंबली के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार वो पास होगा। उसमें 10 लाख का हमने बीमा कर रखा है, और 10 लाख के अलावा अगर किसी परिवार में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई, किडनी या लीवर या कोई बोन मैरो ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसका इलाज का खर्चा भी अलग से सरकार देती है उस परिवार को। ये हमने यहाँ पे कर रखा है। साथ में 5 लाख का दुर्घटना बीमा कर रखा है उसी स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम है चिरंजीव योजना। IPD OPD से फ्री, CT स्कैन, MRI सब फ्री, सारे टेस्ट फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। मैं चाहूँगा कि पूरे देश में ये स्कीम लागू हो, और समय आ गया कि हम उसमें राइट टू हेल्थ, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त में और सोनिया गांधी जी के वक्त में पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत हुई। मतलब पहले स्कीम बनती थी, उन्होंने कानून बना के नरेगा दिया, RTI दिया, RTE दिया, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया। अब सरकार किसी की पार्टी की हो, पर वो कानून आपके बन चुके हैं तो उसका लाभ देशवासियों को मिल रहा है।
मैं चाहूँगा कि इसी ढंग से ये राइट टू हेल्थ का स्कीम जो है आप सबका प्रभाव होगा, तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इस पर गौर करेगी। दूसरा मेरा पॉइंट था, पेंशन एक्ट बना और सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। अभी हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, एकल नारी को, निश्चित जनों को। और भारत सरकार 10 लाख 9 लाख लोगों को देती है, उसमें से 200 रुपये प्रति, जबकि हम देते हैं 1000 रुपये, 750 रुपये। मैं सोचता हूँ कि दुनिया के सब मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है वो वीकली पैसा देते फैमिलीज को। आप लोग भी जाते रहते हैं, आते रहते हैं। कोई परिवार जो नीडी है उसके भरण पोषण की सरकार जिम्मेवारी होती है। कोरोना के अंदर हमने अनुभव किया और 35 लाख लोगों हमने डेस्टिट्यूट थे, उन सबको हमने ढूंढ करके उनके घरों में डीबीटी करी, बैंकों में 5 बार 5,500 रुपये दिए हम लोगों ने। एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि भाई ऐसे वक्त में सरकार खड़ी है। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान वासियों ने, तमाम बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमने कांग्रेस, बीजेपी सबको साथ लिया, CPM। और मुझे खुशी तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, धर्मगुरुओं ने, एक्टिविस्ट ने, NGO ने मिलकर के उस वक्त में एक दूसरे की इमदाद करी और कोई भूखा नहीं सोया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्ड काम लिया है देश के लिए। भारत सरकार को कहा कि इस देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मेरा मानना है कि वक्त आ गया है कि वो मिलारी बैठ प्रधानमंत्री जी को प्रभावित भी कर सकते हैं, अपनी बात कह भी सकते हैं कि ऐसे ही कानून जो है RTE की तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरह, नरेगा की तरह ऐसे ही कानून बने देश के अंदर। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी कंपलसरी हो। उदाहरण के रूप में आज बिल्डिंग बनी, हम जहाँ बैठे हैं, खाली मशीनों से नहीं बनती है, मजदूर काम करता है। मजदूर जब उसका एज हो जाती है वो फिर काम करने लायक रहता नहीं है। घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनकी देखभाल भी नहीं कर पाते। उस मजदूर को ज़िंदगी में बुढ़ापे के अंदर अगर सोशल सिक्योरिटी मिलती है तो बुढ़ापा आराम से निकल सकता, अंतिम सांस तक आदमी कॉन्फिडेंस से जिंदा रह सकता है। तो ये मैं समझता हूँ वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का एक्ट बने पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा मानना है। और एक और पॉइंट, मेरे पॉइंट तो हमने कई स्कीम लागू की है। OPS जिसका बहस चल रही है, हमारी आलोचना भी हो रही है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने सोच समझ करके, गुणा भाग करके, हमने मानवीय दृष्टिकोण से, एक 35 साल की सर्विस करता है कोई व्यक्ति, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि बुढ़ापे के अंदर सरकार जो पहले ध्यान रखती थी वो ध्यान रखेगी OPS के माध्यम से। वरना नई जो पेंशन योजना है उसकी आलोचना CNAG ने भी करी। आज 15 साल के बाद में कोई नियम कायदा नहीं बने। ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है उसका, जुडिशल कमीशन विरोध कर रहा है, इसलिए हाईकोर्ट जजेस को OPS मिल रही है, हाईकोर्ट जज को OPS मिल रही है। भारत सरकार ने जो NPS लागू किया तभी आर्मी को मिल रही है OPS, BSF को, ITBP को, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को मिल रही है NPS। आज ही मैंने सुना है या कल शायद हाईकोर्ट दिल्ली ने फैसला किया है कि आप इन पैरामिलिट्री वालों को भी OPS लागू करो। ये स्थिति बन गई है, तो क्यों नहीं इस पर पुनर्विचार हो और पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कर्मचारियों के लिए OPS लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। ये भेदभाव है। जजेज जो है उनकी जुडिशरी में, क्योंकि उनके खुद के हाथ में है, जुडिशल कमीशन ने कहा कि हम लागू नहीं करेंगे। तो एक नीति होनी चाहिए देश के अंदर, मेरा मानना ये। तो ये मैंने कहा कुछ मौके का फ़ायदा उठाऊँ कि जो आप सब हस्तियाँ बैठी हुई है, जो हमारे पीठासीन अधिकारी है, उनका बहुत वर्चस्व होता है। डिपेंड करता है कि वो पीठासीन अधिकारी किस रूप में अपनी शक्तियों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने विचारों को काम ले। हमारे साथी राजेंद्र राठौड़ साहब हाथ जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि आप इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं।